वेलकम टू अनदर वीडियो। और ये है ब्लैक क्लोवर का मांगा कंटिन्यूशन। तो अब तक की कहानी हमने देखा, आस्था इचिका के साथ स्पेयर करता है जिसमें उसे मुंह की खानी पड़ती है, और आगे कंटिन्यू होने वाली होती है आस्था की ट्रेनिंग। और अब कहानी में आगे ये ट्रेनिंग आगे कंटिन्यू होती है जहाँ पर बाकी के और वॉरियर्स जो कि इचिका के लेवल के होते हैं ट्रेन करते हैं आस्था को, जिन्हें कहते हैं रियूजन 7 के मेंबर्स, जो सभी अपने अपने ज़ैतन का इस्तेमाल करते हैं आस्था के ऊपर, जो सभी उसे काफ़ी आसानी से हरा देते हैं और उसके फॉरेनर होने की बातों को उससे डिस्कस करते हैं, जैसे क्या उसके सफ़ेद बाल असली है या उसने डाई करवाया है। और साथ ही क्या आस्था के देश में सभी के बाल सफ़ेद होते हैं, तो वहाँ ऑरेंज, लाल और सब तरह के कलर के बाल पाए जाते हैं, जिस सबसे ये काफ़ी एक्साइटेड होती है। पर साथ ही बाकी लोग इसको इसके ओहदे के हिसाब से अपने इमोशन में कंट्रोल और अपने कपड़ों पर रोक लगाने के लिए कहते हैं। मतलब इस तरह से काफ़ी हद तक एक कंजर्वेटिव और एक जैनजी तरह के माइंडसेट के बीच में हल्की सी बहस चल रही होती है, जहाँ आगे अपने कपड़े और यूनिफॉर्म के बारे में बात करते हैं, जिसको लेके ये लोग अपने आप को क्लासी या आउट ऑफ फैशन कह सकते हैं, जहाँ इनमें से एक बिल्कुल आउट ऑफ फैशन है। तो उनकी इस सब बहस के बीच में आता है रियू, जो उनसे पूछता है आस्था को ट्रेन करने के लिए, जहाँ आस्था भी तैयार होता है दोबारा ट्रेनिंग शुरू करने के लिए, जहाँ वो लोग इस ट्रेनिंग में आस्था का कचूमर बना देते हैं, जो सभी आस्था को हराने के लिए सिर्फ जैतन का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ तक कि वो अपने मैजिक का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे। जहाँ वैसे आस्था उनसे बैठ के कुछ रियलाइज़ करता है कि जैतन इस्तेमाल करने का तरीका हर किसी का अलग अलग है। जहाँ अगर कोई पैरों से जैतन का इस्तेमाल कर रहा है तो वो 5 क्वांटिटी जैतन का इस्तेमाल कर रहा है, और अगर हाथ का इस्तेमाल कर रहा है तो वो 2-2 क्वांटिटी इस्तेमाल कर रहा है। तो बस आस्था की चिंता ये होती है कि कैसे वो समझ पाएगा अपने अपोनेंट की ओपनिंग और इस्तेमाल कर पाएगा जैतन का। और साथ ही बाकी लोग क्या कर रहे होंगे, जहाँ इस देश का आसमान काफ़ी ज़्यादा बादलों से घिरा रहता है। पर खैर तभी आगे उसकी तरफ बढ़ती है इचिका, और जहाँ बातों ही बातों में जान पाता आस्था कि इचिका 24 साल की है, जहाँ आस्था 18 साल का है। जहाँ वैसे आस्था का वो अपने ही एज की लग रही थी। पर खैर चाहे जो भी हो, ये यहाँ सिर्फ आस्था के साथ इसलिए क्योंकि इसको ऐसा रियू ने करने के लिए कहा था। तो वैसे आगे वो रियू के बारे में बताती है आस्था को कि भले ही वो काफ़ी सिंपल लगते हो, लेकिन वो उस देश को संभाल रहे हैं जो काफ़ी बिजी है, क्योंकि इनका देश पहले से ही काफ़ी अनस्टेबल है, जिसको संभाल रहे हैं इस समय रियू अपनी टेक्निक तेनगेनेत्सु के साथ। जो टेक्निक है रियू या सामा के सीधी आंख की ओर, जो वर्तमान में कहीं भी घट रही कमाल की चीज़ों को देख सकते हैं। जो बातें काफ़ी तक सर के ऊपर से जारी होती है आस्था के, लेकिन यहाँ गुणगान करना बिल्कुल नहीं छोड़ती रियू की इचिका। पर खैर बातों का पॉइंट ये था कि वो काफ़ी कमाल के इंसान है, जिन्होंने एक जिम्मेदारी दी है इचिका को, और वो उनकी जिम्मेदारी पर खरी उतरेगी। अब भले ही वो चाहे आस्था से नफरत क्यों ना करती हो, उसे फिर भी उनके कहे मुताबिक आस्था को ट्रेन करना पड़ेगा। और सिर्फ इसलिए नहीं कि वो सिर्फ एक शोगुन है, वो उनकी बात मानेगी। वो इसलिए भी उनकी बात मानेगी क्योंकि उन्होंने इसकी काफ़ी मदद की थी, जिस सबकी कहीं ना कहीं वो कर्जदार हमेशा रहेगी। जहाँ आस्था भी काफ़ी हद तक खुश होता है कि कैप्टन यामी की छोटी बहन और उसके दोस्त काफ़ी कमाल के हैं। जहाँ इचिका और रियो की भी काफ़ी हद तक सेम है कैप्टन यामी जैसी। जहाँ आगे आस्था बताता है कि उन्होंने इसकी काबिलियत समझी थी और उसको मौका दिया था, और हाँ वो भी कैप्टन यामी का काफ़ी ज़्यादा कर्जदार है। और इचिका का भाई ब्लैक बुल्स की प्राइड है, भले ही वो रूड हो, मतलबी हो और अजीब ही क्यों ना हो। पर इचिका आस्था को चुप होने के लिए कहती है, और वो कैप्टन यामी के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती। जिस पर आस्था सोचता है कि वो क्यों नहीं जानना चाहती उसके भाई के बारे में। जिस पर आगे आस्था सोचता है कि वो हमारे यहाँ तक पहुँचे थे एक फिशिंग ट्रिप के दौरान लहरों में बहकर। पर इचिका के हिसाब से जो भी वो कह रहा है सब बकवास है, वो एक घटिया आदमी है, और इचिका उसके बारे में बिल्कुल कुछ नहीं सुनना चाहती। पर आस्था को समझ नहीं आता कि ऐसा वो क्यों कह रही है, भले ही वो थोड़ा अजीब हो पर फिर भी। पर जहाँ आगे वो कहती है कि उस आदमी ने हमारे पूरे क्लैन का खात्मा कर दिया। जहाँ आगे हम बढ़ते हैं एक छोटे से फ्लैशबैक में कैप्टन यामी और इचिका के, जहाँ वैसे ये सभी बातें काफ़ी हद तक सास्के वाला एंगल ले रही है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं कैप्टन यामी के पास्ट को, जहाँ वैसे उनका नाम यामी नहीं है, पर वो यामी क्लैन के डिसेंडेंट है जिनका सरनेम यामी होता है। जो हथियारों के कुछ ग्रुप थे जिन्हें कीजिन कहा जाता था, जहाँ कीजिन नाम उनके पूर्वजों ने खुद को दिया था, जो अलग अलग देश में अलग अलग तरह के जंगों में शामिल होते थे, और बिल्कुल समुराई की तरह वो लैंड ऑफ सन की रक्षा क्या करते, जहाँ इसकी 5 प्रोविंसेस यानी कि प्रांत हुआ करती, जिस प्रांत के रियूदू फैमिली के लिए ये लोग काम क्या करते थे। और पौराणिक गाथाओं के हिसाब से माना जाता है कि ये जगह 5 सर वाले ड्रैगन का था, जो लैंड ऑफ सन पर राज किया करता, जिसको वहाँ सेलेस्टियल मेडन ने बुलाया था।
पर फिर आगे वो 5 सर वाला ड्रैगन दोबारा समुद्र में चला गया, जिससे समुद्र का रंग काला पड़ गया, जहाँ माना यह जाता है कि इसके वजह से स्पेस और टाइम का ताना बाना हिल सा गया, जो चीज़ कनेक्टेड थी नर्क से। पर इन सब गाथाओं को बकवास समझते थे कैप्टन यामी के पापा, क्योंकि उनका मानना था कि वो लोग हैं वंशज डीमन स्वॉर्ड इस्तेमाल करने वाले के, और उस पुरानी गाथाओं के हिसाब से ये कहीं दूर जाके किसी जगह को बचाएंगे, जिन बातों का कोई तुक बिल्कुल समझ नहीं आता कैप्टन यामी के पापा को। जहाँ ये सारी बातें वो कैप्टन यामी यानी कि सुके हीरो से कर रहे होते हैं, जो कैप्टन यामी का फर्स्ट नेम है, जहाँ कैप्टन यामी को अपने पापा से इसी तरह के बकवास बातों की उम्मीद थी। और वैसे तभी यामी की तरफ बढ़ती उसकी छोटी बहन यानी कि इचिका, जिसकी आंखों को देखकर कैप्टन यामी के पापा का ट्रॉमा ट्रिगर हो जाता है, जो शायद उसकी मॉम से रिलेटेड होगा, जो उसी लुक उसी चेहरे को देखकर उस पर नाराजगी दिखाता है, जो चिका को जन्म देते हुए मारी गई, और उसने पैदा किया ऐसे किसी को जो खुद के लिए नहीं लड़ सकती, और ऐसा कोई हमारे क्लैन में नहीं रह सकता। जैसा कहते हुए अपने ट्रेनिंग सोर्ड का वार इचिका के ऊपर करने ही वाले होते हैं, लेकिन उसको रोकता है कैप्टन यामी, जो वैसे सुकी हीरो यानी कैप्टन यामी की पोटेंशियल की तारीफ करता है, जहाँ उम्मीद है कि वो सबसे बेहतर बनेगा इस क्लैन में। पर खैर इन सब बकवास को छोड़ कैप्टन यामी बढ़ते हैं आगे मछली पकड़ने। तो आगे लैंड ऑफ सन के काले समुद्र के पास वो पकड़ते हैं एक मछली जो निकलती है पुफर फिश। तो हाँ, ये वही जहरीली मछली है जो जापान के डिश में काफ़ी फेमस है, जो खाने लायक नहीं होती पर इसके कुछ हिस्से खाने लायक होते हैं जो काफ़ी टेस्टी लगते हैं, जिसको खाने के लिए हर साल कई सारे लोग अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। तो खैर वहाँ उस समय साबित ये हुआ कि कैप्टन यामी काफ़ी कमाल के मछुआरे हैं, और आगे उनको ज्वाइन करते हैं शायद अभी के करंट के शोगुन जो रियोदू फैमिली से है। जहाँ अगर हम इस चीज़ को क्लोवर किंगडम के सबसे बांटे तो ये रॉयल और कैप्टन यामी कॉमनर हुआ करते हैं। जहाँ खैर इन्हें इस भेदभाव से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें भी फिशिंग पसंद है और वो इन्हें ज्वाइन करते हैं इस वजह से। और इचिका इसको रियो या सामा कहती है, पर ये कहता है मुझसे रियो बुलाओ, जैसे यामी इसको बुलाता है। पर चाहे जो मर्जी कह ले, ये इचिका इसको रियो या सामा ही बुलाएगी। पर ये कहता है ऐसा मत बोलो, क्योंकि रियो को भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसका स्टेटस क्या है, किसके पास कितना यूरोकू है। वो बस ये चाहता है कि इस देश का हर एक नागरिक साथ में इकट्ठे खुश रह सके, वो भी एक बराबर अधिकार से। पर कैप्टन यामी के हिसाब से वो नजरअंदाज कर रहा है दुनिया की हकीकत को। हाँ, पर फिर भी कैप्टन यामी को इस तरह के किसी सपने से कोई आपत्ति नहीं है। जिस सब बातों को याद करती है चीका और कहती है हाँ वो भी समानता की बात किया करता था, लेकिन जो उसने किया वो सब उसकी बातों को जस्टिफाई नहीं करते। उसने कहा था वो पापा की तरह नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल पापा की तरह था। वो उनसे भी ज्यादा हत्यारा था, और सिर्फ 13 साल की उम्र में उसने अपने पापा और अपने पूरे क्लैन का खात्मा कर दिया। जिस सब बातों पे आस्था को यकीन नहीं होता, पर वो आगे कहती है उसके बाद वो हम सबको छोड़ गया और इस देश को छोड़कर तुम लोगों की तरफ बढ़ गया, और तुम सभी उस आदमी में भरोसा करते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पर आस्था कंसर्न होता है किसी कोई गलतफहमी हुई होगी, और जितना आस्था के अपनी यामी को जानता है वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। पर इचिका ने ये सब अपनी आंखों से देखा है, पर आस्था अपने कैप्टन के बारे में ये सब नहीं सुन सकता, भले ही ये सब उसकी छोटी बहन ही क्यों ना कह रही हो। जहाँ मामला थोड़ा संगीन हो जाता है और इचिका कहते हैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए जो कि उसने कल्टीवेट किया या फिर सीखी है कैप्टन यामी के अंडर, और वो भी अपनी पूरी शक्ति को इस्तेमाल करने के लिए तैयार होती है उनकी ट्रेनिंग को रिज्यूम करते हुए, और इस्तेमाल करती है डार्क योजोत्सु डार्क क्लॉक ब्लैक मूशा, जो एक पावरफुल टेक्निक है, क्योंकि उससे भी फर्क नहीं पड़ता कि इस सब के दौरान आस्था मारा ही क्यों ना जाए। जिसके बाद ये जंग शुरू होती है और आस्था जिगा की शक्तियों से उसकी तरफ खींचा चला जाता है, पर आस्था अपने डेवलपमेंट मोड के साथ एंटी मैजिक से उसकी शक्ति के फ्लो को काटने की कोशिश करता है, लेकिन उस समय तक उसके काफी नजदीक पहुंच चुका होता है, जिस वजह से उसे एक वार खाना पड़ता है चीगा का। पर उस वार से ज्यादा डैमेज नहीं होता आस्था को, और वो बाहर निकल के तैयार होता है इस फाइट को कंटिन्यू करने के लिए। पर आस्था के काउंटर अटैक से बचते हुए इचिका इस्तेमाल करते डार्क योजोत्सु ब्लैक स्टार का, जहाँ वैसे इचिका की स्पेशलिटी अपनी शक्ति को इस्तेमाल करना नजदीक से, जहाँ उसके ब्लैक स्टार्स चीजों को पास खींचने के लिए, जिसका इस्तेमाल वो खुद के लिए कर रही होती ताकि वो आस्था को और कंफ्यूज कर सके। पर जहाँ आस्था इस्तेमाल करता है डीमन डिस्ट्रॉयर पावर का, जिससे उसकी स्ट्रेंथ की वो रेंज खत्म हो जाती है। पर सिर्फ ये योजोत्सु काफी नहीं है, ये जंग है स्ट्रेंथ की, और ये मुकाबला डिसाइड करेगा कि तुम कितना अच्छा ज़ैतन का इस्तेमाल कर सकते हो। जहाँ आस्था की तलवार घूमती है चिका के ऊपर, लेकिन वो उसके वार से बच जाती है और अपने पैर से वार करती है आस्था के ऊपर, जिससे आस्था नीचे गिर जाता है। जहाँ चिका का कहना होता है कि तुम मुझे नहीं हरा सकते, और तुम बनना चाहते हो ऐसा कोई जो बराबर हो शोगुन के यानी विजिट किंग, पर तुम्हारी शक्तियाँ देख के तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि तुम उस लायक हो।
जहाँ वैसे आस्था इचिका की कीमत महसूस कर पाता है, नफरत कैप्टन यामी और उसके लिए। पर सिर्फ यही नहीं है जो वो सोच रही है, जिसे सुन इचिका कहती है, ऐसे बातें मत करो जैसे तुम मुझे जानते हो। जहाँ आगे दोनों का जैतिन टकराने वाला होता है, क्योंकि आस्था ने फिगर आउट कर लिया है उसके जैतिन के बारे में, और वो एक परफेक्ट जैतिन यूज करेगा यहाँ पर, जहाँ दोनों अपने जैतिन का इस्तेमाल करने ही जा रहे होते हैं। लेकिन उस मौके से पहले उन दोनों को रोक देता है रियू, जहाँ उससे माफी मांगते चिका। और आस्था भी रियलाइज कर पाता है कि शायद वो जैतिन का इस्तेमाल नहीं कर पाया, या परफेक्टली मास्टर नहीं कर पाया जैतिन को। और शायद उन दोनों के वार को डॉच करने के दौरान रियू के हाथ में भी चोट लगी है। पर इससे पहले कि उसकी चोट पर चिंता जताए या फिर उस चीज़ को लेकर और डिस्कस करे कुछ और, वहाँ कुछ और खतरनाक लोग पहुंच चुके होते हैं, जिनमें से एक होती है सिस्टर लिली। तो क्या है उनका प्लान, जो जानने से पहले हम बढ़ते हैं लूशियस की ओर, जो मिलता है मॉरिस से, जो लूसीफर के जिंदा होने के दौरान उसके मलबे में मिक्स हो गया था, पर समहाउ उसको बचा लिया लूशियस ने। और अब वो इस्तेमाल करना चाहता है उसकी शक्तियों का, जहाँ वैसे लूशियस ने उसको रेजोरेक्ट किया है पहले से भी ज़्यादा पावरफुल तरीके से, अपने बराबरी के लायक। क्योंकि मॉरिस ओरिजिनली अंधा था, पर लूशियस की रिकवरी मैजिक किसी भी रिकवरी मैजिक के परे है, जहाँ उसकी आंखें भी इसके बाद ठीक हो गई। जहाँ मॉरिस खुश होता है कि अब वो सब कुछ कर सकता है, वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर सकता है। पर यह खुशी कुछ समय के लिए ही होती है, क्योंकि उसके बाद उसे मिलती है लूसीफर की छुअन, और वो अपने होशआवाज खोकर ऑलमोस्ट लूसीफर का गुलाम बन जाता है, जो अब अपने वो एक्सपेरिमेंट लूशियस के लिए करेगा। तो खैर आगे लूशियस को परेशान देख सिस्टर लिली पूछती है उससे उसकी परेशानी का रीजन, जो बताता है कहीं दूर लैंड ऑफ सन की तरफ एक खतरा है, इंसानियत का खतरा, जो है आस्था, जो भी जिंदा है, जिससे हमारे एक आइडल दुनिया बनाने का सपना टूट सकता है। तो जहाँ लूसीफर चाहता है सिस्टर लिली और अपने पैलेडियंस को उन पर हमला करने के लिए भेजने के लिए, जिस पर हामी भरती है सिस्टर लिली। तो जिस सबके साथ ये लोग पहुंचते हैं लैंड ऑफ सन के पास, और जिस जगह ये घूम रहे होते हैं वो जगह पूरी तरह से वीरान होती है, वहां दूर दूर तक कोई नहीं होता। पर उस जगह गेट मौजूद होता है, जिसको ये लोग तोड़ देते हैं, और फिर बीस्ट मैजिक का इस्तेमाल करके निकालते हैं होली हाउल साउंड, जिस हाउल को सुन के वहां प्रकट होता है 5 सिर वाला ड्रैगन। और अब ये 5 सिर वाला ड्रैगन बनने का कारण लैंड ऑफ सन को तबाह करके दुनिया की शांति की ओर कदम बढ़ाने के लिए। पर इतनी आसानी से भी नहीं, क्योंकि इनको रोकेंगे रियूजन, और जब तक ये लोग यहाँ हैं ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। पर उस जगह आस्था नहीं होता, क्योंकि आस्था भी ट्रेनिंग ले रहा है, और जिसका वो सामना कर रहा है इस ट्रेनिंग में, वो कोई आम रियूजन नहीं, वो इन 7 रियूजन में सबसे पावरफुल रियूजन है, जिससे फर्क नहीं पड़ता कि आस्था क्या है और कहाँ से है। अगर वो कुछ कर सकता है तो शोकेस करे वो अपनी स्ट्रेंथ इसको। पर अगर हम बात करें थोड़े समय पहले की, जब आस्था और इचिका लड़ रहे थे, तो उस दौरान फील किया था रियो ने दुश्मनों को, जिसने अपनी शक्तियों से उन्हें एक दूरी से भाप लिया था, जिस वजह से वो थोड़ा जल्दी भेज देता है इन लोगों को दुश्मनों की तरफ। पर हाँ, आस्था को उस जगह जाने नहीं दिया जाता, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग अभी भी बाकी है। और उसके बाद आस्था की ट्रेनिंग शुरू होती है इस शख्स के साथ, जो कि सबसे पावरफुल रियूजन में से एक है, जिस पे आस्था अपने जैतन का इस्तेमाल करता है, पर उसके जैतन को उसका अपोनेंट काफी आसानी से डॉच कर लेता है। और वो आस्था पे एक जोरदार वार करता है और उससे कहता है, तुम जानते हो ना मुझे उस फाइट को ज्वाइन करना है, पर हाँ मैं रियू की रिक्वेस्ट को भी नहीं ठुकरा सकता। तो अगर उसने कुछ कहा है तो मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। जहां आस्था उस शख्स की स्ट्रेंथ को समझ पाता है, जहां वो उसके जैतन का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन उसे अपने आप को तैयार भी करना है। पर खैर उसका साथ देने के लिए यहाँ र्यूजन 7 से कोई और शख्स भी होता है, जो होता है तैनमैनिया शिकी फूजियो, जो हील कर रहा होता है आस्था को, जैसा वो बिल्कुल रियू के कहने पर ही कर रहा होता है। जहां वो सपोर्ट करेगा आस्था को, ताकि आस्था सबसे पावरफुल रियूजन से लड़कर जैतिन को मास्टर कर सके। जहां वो शख्स भी आस्था के कैलिबर को समझ पाता है, पर साथ ही वो ये भी जान पाता है कि आस्था शायद कभी ना सीख पाए जैतिन, क्योंकि वो काफी ज्यादा हेसिटेट हो रहा है, जिस पर आस्था एग्री नहीं करता। लेकिन आस्था ही कटाना झूठ नहीं कहती, और आस्था घबरा जाता है, जिस वजह से जैतिन का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और यही फर्क है इस शख्स और आस्था के बीच में, क्योंकि यहाँ कोई भी चीज़ नहीं है जिसको उसे कटाना नहीं काट सकती, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या है, उसके सामने जो भी चीज़ आएगी वो उसे काट देगा बिना फेल हुए, जैसा कहते हुए आस्था पर एक वार करता है। और यही चीज़ इसको स्ट्रांग बनाती है। जहाँ आस्था भी रियलाइज करता है कि इस बात में फैक्ट तो है, वो हेजिटेट हुआ था, वो सिस्टर लिली को नहीं बचा पाया, लूशियस को नहीं हरा पाया। जहाँ वो फील करता है कि वो इम्पेशेंट था, और उसने मान लिया था कि वो और पावरफुल नहीं बन पाएगा, वो इचिका के अगेंस्ट नहीं जीत पाया। और इस पल वो अब भी घबरा रहा है,
और इस तरह से वो कभी भी विजिट किंग नहीं बन पाएगा। जिस पर उसका अपोनेंट भी कहता है कि तुम मुझसे लड़ रहे हो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट से, तो तुम्हें पता होना चाहिए तुम मेरे सामने बेवकूफ़ी नहीं कर सकते। और आस्था के दिमाग में आता है अगर उसने बचा लिया सिस्टर लिली को, और कहीं ना कहीं वही था जो आस्था से पहले ग्रैंड मैजिक नाइट बन गया, जहाँ यूनो को याद कर शायद आस्था नहीं हारना चाहता। और उसका अपोनेंट भी कहता है कि मैं सबसे पावरफुल हूँ, तो मेरे खिलाफ लड़ते हुए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करो। और शायद आगे होता है फाइनल क्लैश, लेकिन उससे पहले हम बढ़ते हैं पैलेडेंस और रियूजन की फाइट की ओर, जहाँ एक रियूजन काफी घबरा रही होती है, जिसकी घबराहट को देखते हुए सिस्टर लिली उसकी मौत को थोड़ा आसान और कम दर्दनाक बना देगी उसके लिए, पर उसको इचिका गाइड करते जल्दी से अपनी तलवार बाहर निकालने के लिए। जैसा करते ही वो शर्मिली घबराई हुई लड़की से बदल कर एक खुराफाती और खूंखार फाइटर बन जाती है, जिसकी कटाना और वो खून की प्यासी लगती है। तो हाँ, यह एक चालाक चतुर टाइप की फाइटर। तो यही था अब तक की कहानी में, और आगे जानेंगे इसके आगे की कहानी की क्या होगा, क्या पैलेडेंस जीतेंगे या फिर रियूजन, और आज तक की ट्रेनिंग का क्या हुआ, जिस सब बारे में जानेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूले। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूले। तो तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।